हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की 7th वीडियो। इससे पहले हमने 6 वीडियोस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन दिया होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी केवीएस की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एचटेट से लिए गए हैं। जो एचटेट के क्वेश्चन पेपर थे वो इसमें खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम एनवीएस के स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो एनवीएस के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, जो कि 2022 में हुआ था। क्योंकि एचटेट के क्वेश्चन लास्ट में खत्म हो गए थे तो इसलिए एनवीएस के क्वेश्चन हमने 2 उठा लिए हैं। इससे आगे हम एनवीएस का ही क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वे इन विच ए रैशनल कंज्यूमर अलोकेट हिज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स इज डिस्क्राइब्ड बाय। जिस तरीके से एक रैशनल कंज्यूमर यानी कि वो कंज्यूमर जो अपना भला सोच सकता है, जिसे हम विवेकशील कहते हैं हिंदी में, अलोकेट हिज एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर अलोकेट करता है ऑन द गुड्स, उसे हम क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर जिस गुड्स से ज्यादा यूटिलिटी उसको मिलेगी उससे ज्यादा परचेज करता है, और जिससे उसे यूटिलिटी कम मिलेगी उसे कम परचेज करता है। अब कितनी गुड्स को कितना परचेज करना है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए, हमें पता है कंज्यूमर जब तक गुड्स को परचेज करता रहता है, जब तक उसकी यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल नहीं आ जाती। जब उसकी यूटिलिटी जो है, जो उस गुड्स से उसे मिल रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल आ जाएगी, उसके बाद वो उसे परचेज करना बंद कर देता है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो किस हिसाब से एलोकेट करेगा। जितनी ज्यादा वो गुड्स खरीदेगा उतनी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? जैसे जैसे आप गुड्स खरीदते चलते हैं, ये गुड्स कंज्यूम करते चलते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती चलती है। तो कंज्यूमर तब तक उस गुड्स को परचेज करता है जब तक उस गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी उसको मनी से मिलने वाली यूटिलिटी के इक्वल नहीं हो जाती। यानी बेसिकली अगर गुड्स का प्राइस हमें दिया हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक कंज्यूमर गुड्स परचेज करता रहता है। जैसे ही ये इक्वल हो गया तब वो बंद कर देगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वो गुड्स परचेज करेगा तो जो गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू पैसा रखने से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है उससे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the steps taken to bring prosperity and equality in agriculture during the planning period? यानी प्लानिंग पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोस्पेरिटी और इक्वालिटी लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, ये गलत स्टेटमेंट है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्रीकल्चर से लेना देना कोई नहीं है। हाँ, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूर किया था। हमें पता है जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था, और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे बेस्ड था। तो एग्रीकल्चर में इक्वालिटी लाने के लिए आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जिससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। लैंड रिफॉर्म लाए गए थे क्योंकि लैंड जो है वो बहुत अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट था, तो उसे इक्वालिटी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे कि इस पर्टिकुलर होल्डिंग से ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता लैंड को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शन 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द एलएम कर्व इज डिपेंडेंट अपॉन द। एलएम कर्व का स्लोप जो है, यानी कि एलएम कर्व कितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगी, कितनी ज्यादा वर्टिकल होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ठीक है, एलएम कर्व थोड़ी ज्यादा फ्लैट में होगी या ज्यादा स्टीप होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है, प्राइस लेवल इकोनॉमी पे कितना है उस पर डिपेंड करता है, ट्रांजेक्शन डिमांड फंक्शन फॉर मनी ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, या सब पे डिपेंड करता है? देखिए, मनी सप्लाई पे ये डिपेंड नहीं करता। मनी सप्लाई पे क्या डिपेंड करता है? मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है कि एलएम कर्व शिफ्ट कहाँ होगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो शिफ्टिंग की बात करता है। प्राइस लेवल की हम बात नहीं करते एलएम में कि प्राइस लेवल से एलएम कर्व पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है हमारा एलएम कर्व का स्लोप। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पे एलएम कर्व का स्लोप डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम मनी सप्लाई की बात करें तो हमें पता है जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओके, अगर आपने ISLM वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ISLM पे मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, आपको जरूर देखनी चाहिए। 5 पार्ट में वो वीडियो है, हर पार्ट में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ढूंढना है वो कहाँ पे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ISLM की वीडियो मिलेगी, और ISLM के 5 पार्ट में वीडियो बनाई है। और जब आप ये 5 पार्ट देख लेंगे, आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। LM के स्लोप से लेके IS के स्लोप से लेके कब LM कर्व शिफ्ट करती है, कब IS कर्व शिफ्ट करती है, IS एंड LM कर्व ड्रॉ कैसे होती है,
ये सब वहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है। तो अभी यहाँ पे हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप ये देख लीजिए जैसे ही मनी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी हमारी एलएम कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है एज मनी सप्लाई इंक्रीज एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड एंड व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीज एलएम कर्व शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि जब हमारी मनी डिमांड इंक्रीज होती है, यहाँ पे जैसे ही मनी डिमांड इंक्रीज होगी, यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिएगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो जैसे ही हमारी मनी डिमांड इंक्रीज होगी हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये कौन सी मनी डिमांड है? ये स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड है। स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड कैसे कह सकता हूं मैं इसे? क्योंकि यहाँ पे इनकम चेंज नहीं हो रही। देखिए, केन्स ने 3 तरह की मनी डिमांड की बात की थी। एक मनी डिमांड थी ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, ओके, एक मनी डिमांड थी प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी, और एक मनी डिमांड थी स्पेक्यूलेटरी डिमांड ऑफ मनी। ओके, ट्रांजैक्शन डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड, ये दोनों डिमांड किस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करती है। स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकम सेम है, y0 यहाँ पे, y0 यहाँ पे है, तो ये जो डिमांड चेंज हो रही है ये हमारी इनकम की वजह से नहीं हो रही, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो रही है। तो जब स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और जब स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी कम होती है हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी यानी मनी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी, एलएम कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। जब मनी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, एलएम कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन जब मनी डिमांड इंक्रीज होगी, कौन सी मनी डिमांड? स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड, तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब मनी डिमांड डिक्रीज होगी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है इंक्रीज इन मनी डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मनी डिमांड को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम चेंज नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन डिमांड की बात नहीं कर रहे। विल कॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन एलएम कर्व, इसकी वजह से क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और डिक्लाइन होगी अगर मनी डिमांड तो एलएम कर्व क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी दी हुई है, और मैंने आपको क्या बोला कि अगर स्पेक्यूलेटिव डिमांड शिफ्ट होगी तो एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने ट्रांजैक्शन डिमांड की बात नहीं करी। ट्रांजैक्शन डिमांड क्या बताती है? एलएम कर्व का स्लोप बताती है। लेकिन अगर स्पेक्यूलेटिव डिमांड की बात कर रहे हैं तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड के चेंज होने से एलएम कर्व शिफ्ट हो जाती है। अब अगर ट्रांजैक्शन डिमांड की हमने बात करी है तो ट्रांजैक्शन डिमांड भी देख लेते हैं एक बार। ट्रांजैक्शन डिमांड के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मनी इनकम चेंज हो रही है। जैसे ही हमारी इनकम चेंज हुई, इनकम चेंज होने से मनी डिमांड चेंज हुई, तो हमारी एलएम कर्व ऐसे है। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे मनी डिमांड जो है ज्यादा चेंज हो रही है, किसकी वजह से? इनकम की वजह से। और जब ये ज्यादा चेंज हो रही है तो हमारी एलएम कर्व कैसी है? स्टीप है। तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी जितनी ज्यादा चेंज होगी हमारी एलएम कर्व उतनी ही ज्यादा स्टीप होगी, या फिर आप कह सकते हैं हमारी मनी डिमांड कर्व जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी इनकम को लेके उतनी ही एलएम कर्व हमारी स्टीप होगी, और जितनी कम मनी डिमांड चेंज होगी इनकम के चेंज होने से उतनी एलएम कर्व हमारी फ्लैट होगी। ओके, तो यहाँ पे किस डिमांड की बात करी हमने? ट्रांजैक्शन डिमांड की, और यही हमें ऑप्शन 3 में दिया हुआ था। तो हम कह सकते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन डिमांड चेंज होती है एलएम कर्व का स्लोप उसी पे डिफाइन करता है। अगर ट्रांजैक्शन डिमांड कम चेंज हो रही है एलएम कर्व फ्लैट है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है तो एलएम कर्व स्टीप हो जाएगी। अगर आईएसएलएम कर्व के बारे में आपने पढ़ना है तो मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाके जरूर चेक कीजिएगा आईएसएलएम की वीडियो को। ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में आपको दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईएसएलएम की वीडियो पे। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? एजुकेशन पिरामिड इन इंडिया इज वेरी शार्प। एजुकेशन पिरामिड जो है इंडिया में वो वेरी शार्प है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये हमारा एजुकेशन पिरामिड है, ठीक है, इतने बच्चे हमारे सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं, इतने बच्चे हमारे सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं, इतने बच्चे हमारे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, और इतने बच्चे हमारे हायर स्टडी में जाते हैं, और इतने बच्चे हमारे पीएचडी करते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं कि एजुकेशन पिरामिड शार्प है यहाँ पे। और ये ज्यादा शार्प कैसे होगा? जितने हायर एजुकेशन में बच्चे कम एनरोल होंगे उतना ही ज्यादा ये शार्प होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन पिरामिड हमारा क्यों शार्प है? क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं। अब इसका रीजन देख लेते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वैल्यूएबल, इसकी वजह से तो शार्प है नहीं हमारा एजुकेशन पिरामिड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, नो, इसकी वजह से भी नहीं है। एजुकेशन इन इंडिया इज द मेन टूल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो तो हर जगह ही होती है, इसमें इंडिया की कोई अलग बात तो नहीं है। वेरी फ्यू पीपल गेट एक्सेस टू हायर एजुकेशन लेवल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत कम लोग हायर एजुकेशन लेवल को एक्सेस करते हैं, इसी वजह से हमारा एजुकेशन पिरामिड जो है वो ज्यादा शार्प होता है।
ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनमें से कौन सी लीकेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? तो हमने लीकेज की बात करी है यहाँ पर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपने देखा हो तो ऐसे होता है, ये हमारी फैक्टर मार्केट है, यहाँ पे हाउस होल्ड जो है वो काम करते हैं, फिर वो यहाँ से इनकम लेते हैं, ठीक है। फिर इनकम लेने के बाद वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे तो प्रोडक्ट परचेज करने से फर्म के पास सेल्स जाएगी, यानी कि पैसा जाएगा, और फर्म उससे क्या करेगी, फिर द्वारा फैक्टर पेमेंट करेगी, यानी कि लोगों को पैसा देगी, लोगों को वेजेस देगी, जो वर्कर उन्होंने लगाए हैं उन्हें वेजेस देगी। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है सारा चलता रहता है। हमारी फैक्ट्रीज से पैसा हाउस होल्ड के पास जाएगा और हाउस होल्ड से पैसा घूम के वापस फैक्ट्रीज के पास आ जाएगा। जो फैक्ट्रीज ने पैसा एज ए इनकम दिया है वो हमारा हाउस होल्ड एज ए एक्सपेंडिचर करके पैसा दे देगा। जो फैक्ट्री जो है, फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी और द्वारा वो पैसा घूम फिर के इसी तरह से हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो इनकम चलता रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर फैक्टर पेमेंट किसी हाउस होल्ड को मिली और उसने वो खर्चने की जगह सेव कर ली, ज्यादातर अमाउंट उसने सेव कर लिया, तो उसने कम पैसा खर्च किया, इसका मतलब है। तो अगर हाउस होल्ड ने वो पैसा सेव कर लिया यानी कि उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम किया, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम किया यानी कि फर्म का प्रोडक्ट जो है वो कम बिकेगा, ठीक है। और जैसे ही फर्म का प्रोडक्ट कम बिकेगा यानी कि फर्म के पास पैसा कम जाएगा, और जब फर्म के पास पैसा कम जाएगा फर्म इन्वेस्टमेंट कम करेगी, फर्म कम लेबर लगाएगी, और लेबर कम जाने से वेजेस कम मिलेगी लोगों को, और वेजेस कम होने से लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो इनकम टूट जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए हाउस होल्ड के पास पैसा मिला, उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो किया लेकिन उसने इंपोर्ट कर लिया, यानी कि जो चीज खरीदी वो बाहर से मंगाई, ठीक है। हमारी कंपनीज की नहीं खरीदी, जो घर कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही थी उनसे नहीं खरीदी। तो क्या होगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो फर्म के पास पैसा नहीं जाएगा। इस तरह सेम प्रोसेस चलेगा, वेजेस कम जाएंगे, वेजेस कम जाएंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टूट जाता है। तो किस किस वजह से टूटा, यहाँ पे सेव कर लें अगर लोग पैसा, या लोग इंपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टूट जाता है। इसे हम कहते हैं लीकेज, ठीक है। ये होती है लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर दे ज्यादा, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो ये क्या होता है, ये होता है इंजेक्शन, यानी कि हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये इंजेक्शन होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और सेविंग और इंपोर्ट जो होता है वो लीकेज होता है। तो यहाँ लीकेज की बात करिए, इनमें से कौन सा जो है वो लीकेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। राकेश ने इंडियन मेड टीवी खरीदा 15,000 रुपये में, तो ये ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया में बनी हुई चीज खरीद रहा है, तो 15,000 रुपये में, यानी कि जो इनकम है वो कंपनी के पास ही जा रही है इंडिया की, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश बॉट ए सेकंड हैंड स्कूटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। प्रकाश ने अपने दोस्त से सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा, यानी उसने अपने दोस्त को पैसा दिया, वो दोस्त आगे कुछ सामान खरीदेगा, ठीक है। तो जब तक वो उसे सेव नहीं करेगा या फिर इंपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो इकोनॉमी में ही पैसा जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ कोई लीकेज नहीं हो रही। मुकेश इंपोर्टेड ए ब्रांड न्यू कार फ्रॉम जापान फॉर 20 लाख। मुकेश ने एक ब्रांड न्यू कार जो है जापान से इंपोर्ट करी 20 लाख रुपए में। तो हम कह सकते हैं उसने हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा जो है वो जापान के पास पहुंचा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे लीकेज हो गई है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, सुप्रतीक पेड 5,000 टू हिज सेक्रेटरी टुवर्ड सैलरी। सुप्रतीक ने अपनी सेक्रेटरी को 5,000 रुपये सैलरी दी। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये फैक्ट्री इनकम है, तो ये भी कोई लीकेज नहीं है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही पार्ट है। तो लीकेज क्या है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारी लीकेज है, यानी मुकेश ने जो है जापान से 20 लाख रुपए में जो कार इंपोर्ट करी उसने पैसा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर भेज दिया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल बैलेंस रेफर टू। इंटरनल बैलेंस किसे कहते हैं? देखिए, इंटरनल बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी में सप्लाई है या फिर कह लीजिए इनकम है वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं इकोनॉमी में इंटरनल बैलेंस है, ठीक है। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे हम ज्यादा कर देंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट से। तो ये बेसिकली एक तरीके से बैलेंस रहेगा। और जो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारा डेफिसिट चल रहा हो,
ठीक है। हो सकता है हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, पर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट भी कब ज्यादा कर रहे हो, जब हमारी इकोनॉमी में मान लीजिए कंजम्पशन कम होगी तो हम थोड़ी सी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना इंपोर्ट होना चाहिए कि ये एडजस्ट कर जाए इसके साथ, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ। तो बेसिकली ये जब सप्लाई जो है इनके इक्वल रहेगी तो हम कह सकते हैं इंटरनल बैलेंस रहेगा। तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल बैलेंस जो है वो इंटरनल बैलेंस का ही पार्ट है, यानी जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो इंटरनल बैलेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये इंटरनल बैलेंस हमें क्या बताता है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। ना तो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट है। तो इंटरनल बैलेंस हम किसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस बजट ऑफ गवर्नमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, या एग्रीगेट डिमांड बीइंग इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ मैंने आपको बताया कि इंटरनल बैलेंस का मतलब क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी में प्राइस की स्टेबिलिटी है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महालनोबिस मॉडल स्ट्रेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जो महालनोबिस मॉडल था, आपको पता है कि हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल पे ही बेस्ड था। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किस लिए था, हमारा इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था वो, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था वो, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा था वो। सो महालनोबिस मॉडल स्ट्रेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर सेक्टर इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस नेसेसरली गिव हायर वेट टू सर्विसेज लाइक डॉक्टर फीस, रेलवे एंड बस फेयर। इनमें से कौन सा जो इंडेक्स है, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, या जीएनपी डिफ्लेटर की बात करें, इनमें से कौन सा वो इंडेक्स है जो सर्विसेज सेक्टर को ज्यादा वेटेज देता है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम अभी तक सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था रमेश चंद की चेयरमैनशिप के अंदर, तो रमेश चंद की चेयरमैनशिप के अंदर गवर्नमेंट ने पैनल बनाया तो कंसिडर करने के लिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज सेक्टर को इंक्लूड कर सकें। तो हो सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज आगे इंक्लूड हो जाएं, लेकिन अभी जो है हम इसे वेटेज नहीं दे रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और साथ ही साथ ये पैनल जो है वो किस चीज पे काम कर रहा है कि जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 2011-12 से हटा के 2017-18 कर दिया जाए। तो इस पे काम चल रहा है अभी। जो नई रिपोर्ट आएगी आप प्लीज न्यूज देखते रहिएगा क्या इससे रिलेटेड आता है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। जीएनपी डिफ्लेटर तो बात करता है नहीं सर्विस सेक्टर की, यहाँ पे वो सबकी इक्वल बात करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करें यानी कि आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, ये हम मंथली जो है पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री सेक्टर के बात करता है। जैसे मान लीजिए हमने फरवरी मंथ का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही फरवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके 6 वीक के बाद उस महीने का जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है रिलीज किया जाता है। तो कि फरवरी महीने में इंडस्ट्री सेक्टर ने कैसा ग्रो किया वो हमें कौन बताता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी रेफरेंस मंथ है, मान लीजिए मार्च मंथ है, उसके कंप्लीट होने के 6 वीक के बाद जो है आईआईपी निकाला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है। वो हमें बताता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो कैसे हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, सीपीआई। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें और जानने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे ज्यादा आइटम किसके अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 405 आइटम ग्रुप्स हैं, माइनिंग के अंदर 1, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी 1 है। तो टोटल आइटम ग्रुप कितने हैं, 407। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेस ईयर कितना है आईआईपी का, वो है 2011-12, ठीक है। बेस ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि 3 सेक्टर में डिवाइड है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा आइटम ग्रुप किसमें है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता क्या चलता है कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो 4.6% रेज कर गई अगस्त में एज कंपेयर टू जुलाई। तो मंथली वाइज जो हम निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इंडस्ट्री जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगस्त में, जैसे यहाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं, अगस्त में 7.6% बढ़ गया जुलाई के कंपैरिजन। तो हम मंथली कंपैरिजन यहाँ पे करते रहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से। अब एक और डिवीजन यहाँ पे किया जाता है, वो होता है प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉट ड्यूरेबल। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं उनको ज्यादा वेटेज दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं वेटेज जो है 34% दी गई है प्राइमरी गुड्स को, और सबसे कम वेटेज किसको दी जाती है, कैपिटल गुड्स को सबसे कम वेटेज दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो 40% जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को
को कवर करती हैं, अप्रोक्सीमेटली 40%। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 40.27% जो है वेटेज जो है वो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की है, यानी कि जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं। कौन सी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं? फर्न्स C3। फर्न्स C3 का क्या मतलब है? फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, स्टील। C3 का क्या मतलब है? कोल, सीमेंट और क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये 8 इंडस्ट्री आपने याद रखनी है। 5 तो ये होगी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, स्टील, और C3 का मतलब है कोल, सीमेंट और क्रूड ऑयल। तो इनका याद रखिएगा। 8 कोर इंडस्ट्री की बात की जाती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। वो इंडस्ट्री कौन सी है ये आपसे पूछ सकता है। एक और चीज आपको चेक करने की जरूरत है, इन कोर इंडस्ट्रियों को भी कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को दे दिया जाता है आपसे। ये मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है। तो कौन सी कोर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज है? कोयले को सबसे ज्यादा वेटेज है, सीमेंट को सबसे ज्यादा वेटेज है, ये आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। तो आपने जरूर चेक करना है कि ये जो कोर इंडस्ट्री है 8, इनमें से किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज है, किसको कम वेटेज है। तो ये जरूर चेक कीजिएगा आप इंटरनेट से। IIP से इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे तो नहीं है, अगर आपकी किस्मत सही रहती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट डिमांड इज फिक्स, सप्लाई इज फिक्स्ड, प्राइस इज फिक्स्ड, या बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर फिक्स्ड। देखिए 3 टाइप के पीरियड होते हैं। एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। ओके, और एक शॉर्ट पीरियड से भी शॉर्ट पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं मार्केट पीरियड। ओके, मार्केट पीरियड क्या है? मान लीजिए एकदम से डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे सप्लाई फिक्स है। ठीक है, आप सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है ना। अगर मान लीजिए एकदम सब्जियों की डिमांड बढ़ गई तो आप एकदम से सब्जी मार्केट में नहीं ला सकते, सब्जियों को उगने में टाइम लगता है, कम से कम 2-3 महीने के बाद ही सप्लाई जो है मार्केट में आएगी। तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी लेबर लगा लें, एकदम आप मार्केट में वेजिटेबल्स नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये वो पीरियड होता है जिसमें आप ना वेरिएबल फैक्टर ना फिक्स फैक्टर कुछ नहीं बढ़ा सकते। उस पीरियड को हम कहते हैं मार्केट पीरियड। ये वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड, इसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, यानी जैसे कि आप एक नई कंपनी नहीं शुरू कर सकते, कैपिटल नहीं लगा सकते, पर हाँ आप लेबर लगा सकते हैं। तो बेसिकली इस पीरियड में क्या होता है, आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं और सप्लाई बढ़ा सकते हैं अपनी, वो होता है शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड है वो पीरियड जिसमें आप हर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप सारे फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। आप नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं उस पीरियड के अंदर, आप लेबर भी लगा सकते हैं, आप रॉ मटेरियल भी ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड होता है जिसमें आप सप्लाई चेंज कर सकते हैं सारे फैक्टर चेंज करके। शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई चेंज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। और मार्केट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें सप्लाई फिक्स रहती है, आपके हाथ में नहीं होता कि आप सप्लाई को बढ़ा दें अगर डिमांड बढ़ भी रही है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब हुआ, यहाँ मार्केट पीरियड की बात हो रही है। और मार्केट पीरियड में सप्लाई जो है वो फिक्स रहती है, तो यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when aggregate supply is positively sloped there is a decrease in markup on variable cost, aggregate supply shift to the। देखिए मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये जानने वाली बात है। देखिए जब भी हम कोई मान लीजिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें क्या क्या ऐड करता है, अपना वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ वो ऐड करता है अपना थोड़ा फिक्स कॉस्ट भी उसका लगा होगा उसमें, प्लस अपना प्रॉफिट, तब जाके वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाता है। तो ये जो है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, इसे हम मार्कअप कहते हैं। ठीक है, अभी जो मार्कअप प्राइसिंग होती है इसे हम इनवर्ड प्राइसिंग भी कहते हैं, इनवर्ड लुकिंग प्राइसिंग भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि बेसिकली इसका क्या मतलब है, हमारे प्रोड्यूसर को कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना वेरिएबल कॉस्ट देखेगा, कुछ फिक्स कॉस्ट देखेगा और अपना प्रॉफिट देखेगा, वो ऐड करके अपना प्राइस डिसाइड करेगा। मान लीजिए उसका वेरिएबल कॉस्ट था $10, प्लस में $4 उसका फिक्स कॉस्ट आया, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं हम, $4 माना है उसका कि फिक्स कॉस्ट आया है, प्लस में $1 उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो वो प्राइस कितना रख रहा है अपने प्रोडक्ट का, $15 रख रहा है। उसको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट जो है मिनिमम जो है रेट इतना रख रहा है, इतना उसको कमाना ही कमाना है। इसे इनवर्ट लुकिंग प्राइसिंग भी कहते हैं और इसे मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं, और इसे वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम मार्कअप की बात करते हैं, मार्कअप क्या है, ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अगर मार्कअप डिक्रीज हो जाए, यानी कि आप प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट को कम कर दें, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ओके, अब मान लीजिए हमारा मार्कअप कम हो गया, यानी कि कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट कम होने से क्या होगा, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि प्राइस हमारा कम हो जाएगा और आउटपुट बढ़ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं P1 से P2 प्राइस हो गया और आउटपुट बढ़ गया, यानी Q1 से Q2 हो गया। सप्लाई कर हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड, ये गलत हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। राइटवर्ड द प्राइस लेवल फॉल एंड आउटपुट इंक्रीज, ये बात बिल्कुल सही है, प्राइस लेवल फॉल हो जाएगा, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। लेफ्टवर्ड कह रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। राइटवर्ड कह रहा है प्राइस लेवल इंक्रीज, ये गलत है, प्राइस लेवल इंक्रीज क्यों होगा जब हमारा मार्कअप डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं की जाती। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, आप कितने भी फैक्टर लगाते चलेंगे जो रिटर्न है वो कम होता चलेगा, ठीक है। जितने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते चलेंगे, क्योंकि हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हैं, जितने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता चलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे किसी भी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, मार्जिन प्रोडक्ट कम होता चलता है जितने जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, कुछ ही फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। रिटर्न टू स्केल भी काम करता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि आउटपुट किस पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोपोर्शन से आप लेबर एंड कैपिटल दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर काम करे ना करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट कॉस्ट पे ही प्रोडक्शन कर रहा हो सकता है कि वो लिस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन ना कर रहा हो, उसने लेबर जो है एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट ना करी हुई हो। तो ये चांसेस है कि हमारा प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर पे प्रोडक्शन ना कर रहा हो। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं होता। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज नॉट अफेक्टेड बाय, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किससे इफेक्ट नहीं होता। हमें मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/MPS। तो ऑब्वियस सी बात है वो MPS पे डिपेंड करता ही है, तो ये इफेक्ट करता है, MPS की वजह से मल्टीप्लायर जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट से फर्क पड़ता है, जी हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ये क्या होती है MPS प्लस में MPI, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो इससे भी बिल्कुल फर्क पड़ता है मल्टीप्लायर में, क्योंकि इसका रोल होता है। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स रेट डिवाइड बाय द गवर्नमेंट, इनकम टैक्स रेट पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स हमें दिया है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 माइनस C 1 माइनस T, T क्या होता है हमारा प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स रेट होता है, तो इस पर फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी का फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जब बात कर रहे हैं कौन सी चीज से इफेक्ट नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी से इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 ग्रुप ऑफ कंट्री, इनमें से कौन सा G7 ग्रुप ऑफ कंट्री का मेंबर नहीं है। USA, रशिया, फ्रांस, जापान। ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मुझे पता है इसका आंसर पता ही होगा, रशिया G7 का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये G8 हुआ करता था पहले, लेकिन 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया। क्यों बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसने क्रीमिया पे एनेक्सेट कर लिया था, यानी क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया, तो तब से रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और फिर ये G7 कंट्रीज बन गई। G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। यही चीजें यहाँ पे याद रखने वाली। अगर हम सारे मेंबर कंट्री की बात करें तो इसके मेंबर कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके प्लस यूएस, ये 7 कंट्रीज जो हैं G7 कंट्रीज के मेंबर हैं। मेन बात यहाँ पे जाने वाली ये नहीं है, मेन बात है यहाँ पे जाने वाली G20 की, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस टाइम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इस टाइम G20 के चेयरमैन हैं, क्योंकि इस साल जो है यानी कि 2023 में G20 को होस्ट कौन करेगा, इंडिया करने वाला है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। G20 के कितने मेंबर हैं, 90 इसमें कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, तब इसे हम G20 कहते हैं, ठीक है। अब ये 20 के अंदर यूरोपियन यूनियन भी है, और यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कितनी कंट्री शामिल होती हैं, प्लस इन 19 कंट्री में रशिया भी आता है और साथ में USA भी आता है। अब क्योंकि इंडिया इसे होस्ट करने वाला है, तो कैसे वो रशिया और USA और यूक्रेन को एक टेबल पे ला पाएगा, ये चीज देखने वाली होगी। तो इस साल जो है G20 का जो समिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो G20 के बारे में जरूर आपने क्वेश्चन पढ़ के जाना है, G20 के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाइएगा। और 1999 में G20 बना था, ये बात भी बिल्कुल आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 पे क्या है, रशिया जो है हमारा G7 कंट्री ग्रुप का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंट्री कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 4 यूनिट ऑफ गुड वाई, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 वाई इज। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 4 वाई कितना है, 10 ऑफ एक्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1
y क्या हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2.5x इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट को है कब मैक्सिमाइज कर सकता है, जब उसका एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, जब उसका आउटपुट मैक्सिमम हो, या फिर जब उसका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो। हमें पता है कोई भी मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज कर सकता है जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। यही यहाँ पे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द हाईवे ऑफ कॉलोनियल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कॉलोनियल ट्रेड के हाईवे किसे माना जाता था, सुएज कनाल को माना जाता था। 1880s के आसपास बनी थी ये सुएज कनाल, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, मुझे करेक्ट पता नहीं है सुएज कनाल कब बनी थी। तो सुएज कनाल जो है वो मेन रूट था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेड के लिए। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है सुएज कनाल जो है। इजिप्ट जो है हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लैंड दे रहा है, जो रिसेंटली न्यूज आई है 26 जनवरी को। हमारा जो गेस्ट कंट्री थी वो इजिप्ट थी था, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमें लैंड दे रहे हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन। शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट किसकी वजह से चेंज होगा, हमें पता है शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं ला सकते हम, ना हमें उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम फिक्स फैक्टर को तो बढ़ा नहीं सकते, तो कॉस्ट किसकी वजह से आएगा, वेरिएबल फैक्टर की वजह से आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2010 से 14 के आसपास की, यानी सेंसस वाले पीरियड के आसपास की, ठीक है। तो 2010 से 14 के बीच में जो तमिलनाडु में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी वो थी 70.6, केरला में थी 74.9, बिहार में थी 68.1 और मध्य प्रदेश में थी 64.2। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो बिहार आंसर लगा के आने वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया ही जान के है, यानी बिहार भी इन्होंने इसमें जान के डाला हुआ है। मध्य प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम भी कम थी और आज भी कम है। 2019 में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ जो है वो मध्य प्रदेश की कम है। तमिलनाडु की कितनी हुई है, 74 हो गई है, केरला की 77 हो गई है, बिहार की 68.7 है। बिहार ने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की, हालांकि मध्य प्रदेश ने इंप्रूवमेंट करी है, 67.4 हो गई है, लेकिन अभी भी वो बिहार से नीचे है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश की अभी भी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर जब चाइल्ड जो बोर्न करता है, जब चाइल्ड जो जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में उस कंट्री में एक्सपेक्टेंसी कितनी चल रही है कि वो चाइल्ड कितने साल तक जिएगा, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। तो 2019 के डाटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही थी 67.4, यानी कि मध्य प्रदेश में एवरेज चाइल्ड जो 2019 में बोर्न हुए हैं वो 67 साल के आसपास ही जिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that the margin propensity to consume is larger, which of the following statement is true। margin propensity to consume अगर larger है, कौन सी statement में से true होगी। margin propensity to save will be larger, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है margin propensity to consume प्लस margin propensity to save is equal to में 1 होता है। अगर margin propensity to consume 0.4 है तो margin propensity to save कितनी हो जाएगी 0.6। लेकिन अगर हमने margin propensity to consume को बढ़ा दिया यानी लार्ज कर दिया यानी 0.6 कर दी, तो margin propensity to save क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लार्जर नहीं, कम होनी चाहिए। मल्टीप्लायर वैल्यू विल बी लार्जर, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी उतनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी, और जितनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी उतने मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर भी उतना ज्यादा होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लार्जर। देखिए दो केस होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज्यादा होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शॉर्ट रन में ज्यादा है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से ज्यादा होती है। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल है, तो वो भी ज्यादा होगी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी हाईयर, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट रन में तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, ये होती है, तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम पर डिपेंड ही नहीं करती, पहली बात। लॉन्ग रन की हम बात करें तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन ऐसे होता है, तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन तो ऑलरेडी 0 होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 2 एंड 3 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है प्योर कंपटीशन की एसेंशियल कंडीशन नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्शन होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होएगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, ये प्योर कंपटीशन की कंडीशन होती है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्ट, ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात आ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है ये, और परफेक्ट कंपटीशन में साथ में क्या आ जाता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज बाय 18% एंड द क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक डिमांड फॉल बाय 21%। दिस इंडिकेट द डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक इज यूनिटरी इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी या परफेक्टली इलास्टिक होगी। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहां पे होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 18% है और यहाँ पे क्वांटिटी भी 18% से चेंज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिट इलास्टिक है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस तो 18% से चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी 21% से चेंज होगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इलास्टिक आप कह सकते हैं, इलास्टिक कब होगा, जब हमारा प्राइस 18% से चेंज हो रहा है और हमारी क्वांटिटी 18 से ज़्यादा कितने भी परसेंट से चेंज हो जाए, चाहे 19 से हो जाए, 20 से हो जाए, 21 से हो जाए, तो वो हम कह सकते हैं इलास्टिक होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इलास्टिक का केस है। इन इलास्टिक कब होगा, जब हमारी 18% से प्राइस चेंज हो रहा है और जो क्वांटिटी है वो 18 से कम से चेंज हो रही है, यानी 16% से कम चेंज हो रही है, 15 से हो रही है, 14 से हो रही है, चाहे जितने से भी हो रही है, पर 18 से कम से चेंज हो रही है, तो वो इलास्टिक का केस हो जाएगा। अब ये क्योंकि 18 से कम में चेंज नहीं हो रही, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक का केस होगा जब हमारा प्राइस 18% से चेंज हुआ और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनफाइनाइटली वे में चेंज हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तब वो परफेक्टली इलास्टिक का केस होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। When RAM deposit currency in a commercial bank, cash goes out of circulation and the money supply decline। हमें पता है कि जब हम पैसा जो है कमर्शियल बैंक में डालते हैं तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा कमर्शियल बैंक जो है उससे मनी क्रिएट करता है, ठीक है। मनी क्रिएट कैसे करता है, लोन की फॉर्म में, वो उससे लोन देता है। तो इस तरीके से मनी सप्लाई यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इफ आरबीआई क्रिएट मोर मनी, इंडियंस वुड अचीव ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी गलत है। अगर आरबीआई ज्यादा मनी क्रिएट करेगा, इसका मतलब है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, ओके। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट हैं इकोनॉमी में वो तो नहीं बढ़ने वाले, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ने वाले, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इससे डिमांड तो बढ़ेगी पर आउटपुट एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ पाएगा और उससे प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लोगों का वेलफेयर होने की जगह वेलफेयर कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज आर इक्वल टू द सम ऑफ। इकोनॉमी में एग्रीगेट जो मनी रिसोर्सेज हैं वो किसके इक्वल होंगे, सेंट्रल बैंक नोट इन सर्कुलेशन, यानी सेंट्रल बैंक के जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में है, ये बात बिल्कुल सही है, वो एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज में आते हैं। कॉइन्स एंड स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन भी इसमें ही आएंगे। टाइम डिपॉजिट जो पड़े हैं बैंक के साथ, यानी लोगों के पास आपने जो फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं वो भी इसी में आएंगे। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, ये सब जो है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज का ही पार्ट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ऑल 1 2 3 4, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड marginal utility of x, marginal utility of y less than price of x upon price of y, marginal utility of x upon marginal utility of y greater than price of x upon price of y, या फिर marginal utility of x upon marginal utility of y equal to price of x upon price of y, या फिर marginal utility of xy upon marginal utility of y is equal to price of y upon price of x। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए किसी कंज्यूमर को मनी से यूटिलिटी मिलती है, 1 रुपए से उसे यूटिलिटी मिलती है 4 यूटिल्स, ओके। और कोई कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए एक्स कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, उससे उसे यूटिलिटी मिल रही है पहली कमोडिटी कंज्यूम करने से 40 यूटिल्स, ठीक है। और इस चीज का प्राइस है 5 रुपीज, जो ये एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसका प्राइस है 5 रुपए। तो वो कब तक किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, जब तक उसे जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इनटू में प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल, पहली से उसे यूटिलिटी मिली 40 यूटिल्स,
जबकि मनी से उसे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली थी, 1 रुपए से मिल रही है 4, उस चीज का प्राइस कितना है 5, तो उसको यूटिलिटी मिलने वाली थी यूटिल्स। तो हम कह सकते हैं कमोडिटी से उसे बल्कि ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, वो उस कमोडिटी को खरीद लेगा। फिर इसको 30 यूटिल मिली, उसने एक और कमोडिटी खरीदी, उससे उसे 30 यूटिल्स कमोडिटी मिली। हमें पता है डिमिनिशिंग रिटर्न होगा यहाँ पे, यानी कि हमारे कंज्यूमर्स को जो है यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी है वो हमेशा कम मिलती है, ज्यादा चीजें कंज्यूम करता जाएगा उसको कम यूटिलिटी मिलती जाएगी। जबकि मनी से उसको कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है 20 यूटिल, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये और कमोडिटी अभी खरीदेगा। अब तीसरे क्वांटिटी उसने खरीदी, उससे उसको 20 यूटिलिटी मिली, तो हम कह सकते हैं कि अब वो किसके इक्वल हो गया है, मनी से मिलने वाली यूटिलिटी के इक्वल हो गया है। अब अगर वो और कमोडिटी खरीदता है तो उससे मान लीजिए उसे 10 यूटिलिटी मिलती है, जबकि मनी से उसे 20 यूटिल्स मिल रही है, तो वो पैसे को प्रेफर करेगा, यानी वो चाहेगा कि पैसा रखे वो बचा के, उस कमोडिटी को ना खरीदे। तो हम कह सकते हैं वो 3 यूनिट कमोडिटी ही खरीदेगा। ओके, तो इसकी कंडीशन क्या है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। वहीं पे अगर 2 कमोडिटी हैं तो ये कैसे इक्वल हो जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, ये भी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगा। और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पे कांस्टेंट होता है हमेशा, तो अगर हम इसे इस साइड ले जाएं और इसे इस साइड ले आए तो ये क्या आ जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू में प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज -0.7, यानी कि आर की वैल्यू दी है -0.7। देन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें पूछा है जो कि आर स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आर का आप स्क्वायर कर देंगे, यानी कि -0.7 का आप स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 0.49, तो यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो हमने लिए थे एनवीएस पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, उससे। अब इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एनवीएस का पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं। जो आगे वाली 2 वीडियो होंगी उसमें हम एनवीएस का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।